कैसे हो बच्चों? आई होप कि सब ठीक है। और रक्षाबंधन का त्यौहार सबने बहुत अच्छे से मनाया। सबके वीडियो, सबके फ़ोटोज़ आते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चों, अब ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर कि 10th क्लास में केमिस्ट्री के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोज़ डाल दिए हैं, जो कि आप इसे प्रीवियस वाले पार्ट में देख सकते हैं। अब हम जो है इसमें आगे बढ़ कर के क्या करेंगे, आप लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री को कैसे स्टार्ट करना था, सीखना था, वो हमने कर लिया। अब आप लोगों ने ये भी सीख लिया कि अपने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर 1 के 2 पार्ट थे। एक में हमने इक्वेशन और उसके फॉर्मेट के बारे में सीखना था, और दूसरे वाले में हमें क्या सीखना था, केमिकल रिएक्शंस। तो पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी आपको अब केमिकल फॉर्मूला लिखना आता है और आपको केमिकल इक्वेशंस को लिखना आता है और बैलेंस भी करना आता है। और बैलेंस क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि हमने उसके पीछे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और एक रीज़न दिया था। सबको पता है, नहीं पता है वो जाकर के पहले वाले वीडियो में देखना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस, और रिएक्शन में भी 2 पार्ट हैं। पहला हमें पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कितने टाइप से हो सकती हैं। तो तुम्हारी बुक में यानी कि एनसीईआरटी में ऐसा तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बट क्लासिफाइड वे में सारी रिएक्शंस नहीं है। तुम्हें ये जानकर के बड़ी अजीब लगेगा कि आपकी बुक में हेडिंग्स दिखती हैं 6 और 7, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके टोटल सिलेबस में 12 टू 13 टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, और एक एक रिएक्शन को हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और उसके एग्जांपल्स देंगे और ट्रिक के साथ में। क्योंकि बेटा केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में ट्रिक से अगर कोई चीज़ पढ़ ली जाए तो याद नहीं करनी पड़ती है, नींद से उठा के पूछो तो ट्रिक याद आती है ना। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो हमें शेयर करनी है और हमने पढ़ना भी है। तो आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस की 2 बातें। पहली है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस के फीचर्स क्या हैं, केमिकल रिएक्शन के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसा क्या दिखता है कि ये केमिकल रिएक्शन का सिंबल है, इट इज़ एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो उसको हमें प्रूव करना है। दूसरा, हमें बताना है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और कितनी भी टाइप की रिएक्शंस हो, एक एक को उठा उठा के लाएंगे मैदान में, पटक पटक के सीखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हमें वो प्रॉब्लम ना करे और इस बार के एग्जाम में आपको प्रॉपर हेल्प करेगी। इस चैप्टर के एंड में आपसे मैं प्रीवियस ईयर्स के जो PYQs होते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे हैं, या उससे भी पिछले साल, या उससे भी पिछले साल, तो साथ में डट के रहना है। परसेंटेज लाने हैं, बहुत ही अच्छे से होना है पास, क्योंकि अब है हमारे पास अब ऑनलाइन क्लास। कई बार मुझे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं या टीचर्स पूछते हैं कि सर ये AB ऑनलाइन क्लास क्या है। ये AB नहीं है, इट इज़ अ अब ऑनलाइन क्लास, क्योंकि ऑफलाइन तो पढ़ लिया, अब ऑनलाइन क्लास। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बच्चों, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कैरेक्टरिस्टिक्स का वैसे भी मतलब क्या होता है, फीचर्स मतलब प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहला आपको क्या पता चलेगा, या तो आपको गैस निकलती हुई दिखेगी, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है, या फिर आप देखोगे टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंजेस का मतलब हो गया कि रिएक्शन के बाद या रिएक्शन के टाइम, ड्यूरिंग रिएक्शन, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये देखो, आप टेम्परेचर में हम 2 बातें देखेंगे, टेम्परेचर का डिक्रीज होना और टेम्परेचर का इंक्रीज होना। देन उसके बाद चेंजेस। अब ये जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस में भी आपको सबसे पहला चेंज क्या दिख सकता है, कलर चेंज। कई बार केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर चेंज दिखते हैं। नंबर 2, टेम्परेचर वाला पार्ट भी इसी में था, फिजिकल स्टेट। नंबर 3, ओडोर चेंजेस। ओडोर का मतलब होता है स्मेल, यानी कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है, बैड स्मेल है, गुड स्मेल है। जैसे कि इसको भी हम एग्जांपल देकर के क्लियर करेंगे, बट फिलहाल के लिए दिमाग में रखना है ओडोर चेंजेस वाला पार्ट। तो चेंज इन कलर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन ओडोर। और उसके बाद में एक है आपके प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेट का बनना, पीपीटी का फॉर्मेशन, व्हाइट कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, ये हमारा टारगेट है। इसमें हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट में है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस बन रही है तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है कि जिंक ग्रैन्युअल्स को H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। तो इन दोनों के मिलने से एक मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है, तो आपको यहाँ पे सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी। मेन चीज क्या है, प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बन रही है, दैट मीन्स यहाँ पर ये प्रॉपर्टी शो हो रही है। एग्जाम्पल वाइज अभी हमने लिख लिया, जिंक प्लस H2SO4 सेम, तो इससे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही मैं कैल्शियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवा दूं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब केमिकल रिएक्शन होता है
तो गैस का फॉर्मेशन कई बार देखने को मिलता है और ये इसकी प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की, तो ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंजेस का मतलब या तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कोई रिएक्शन अगर हो रहा है, जैसे लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, गर्म किया तो टूट गया, यानी इसका डीकम्पोजिशन हो गया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये जो सिंबल है ना, ये ट्राइंगल का जो सिंबल है ये हीट का सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है, एरो के ऊपर अगर एक ट्राइंगुलर पार्ट है छोटा सा, तो इसका मतलब होता है ऐसे उसको हमने गर्म किया है। मतलब कि आपका यहाँ पर रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं। यानी सिंपल सी बात है, एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। एक होता है इन्वॉल्व होना और एक होता है इवॉल्व होना। यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, इन्वॉल्व, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे ये एनर्जी लेकर के स्प्लिट हो जाएगा अपने दो मॉलिक्यूल में, बिकॉज इट इज अ कंपाउंड देन कन्वर्टेड इनटू स्प्लिटेड इनटू मॉलिक्यूल्स। इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दो अलग अलग तरीके से टूट गया ना, तो बहुत ही ईजी है तो। लेकिन आपने क्या ध्यान दिया, एनर्जी को यहाँ पे लिया है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एनर्जी जो है यहाँ पर ली गई है जिससे ही टूटा है। इसका मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एंडो मीन्स इनसाइड, थर्मिक मीन्स हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी लेकर के रिएक्शन से प्रोडक्ट बना है, दैट मीन्स इट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी थी वो तो कंज्यूम हो गई। उसके बाद आपने देखा होगा जैसे मीथेन, मीथेन को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए, और जैसे ही जलाते हैं इस गैस को, नेचुरल गैस है, हमारे नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। तो मीथेन गैस ऑक्सीजन से जलने के बाद CO2 वाटर वेपर, देन उसके साथ में हीट एनर्जी को रिलीज करती है। देख रहे हो आप, हीट एनर्जी। मैंने आपको इसके प्रीवियस पार्ट में बताया था कि रिएक्शन में जो ये एरो हेड है, इस एरो हेड के ध्यान से देखना, ये जो एरो हेड है ना, एरो हेड, इसके इस तरफ अगर LHS में कोई चीज़ लिखते हैं तो वो चीज़ हमेशा इन्वॉल्व होती है। बट अगर एरो हेड के इस तरफ, यानी कि हम RHS में कोई चीज़ लिखते हैं राइट हैंड साइड, तो वहाँ पर हमेशा वो चीज़ इवॉल्व होती है। चीज़ें निकल रही हैं तो इस तरफ, जुड़ रही हैं तो इस तरफ, या फिर एरो हेड के ऊपर और नीचे। यानी इस एरो के ऊपर नीचे लिखा है तब भी इन्वॉल्व हो रही है, एरो से पहले है तब भी इन्वॉल्व है, लेकिन एरो के बाद में है मतलब वो चीज़ वहाँ से निकल रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। ये आपके देख लो, हीट एनर्जी निकल रही है, दैट मीन्स इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड। यानी यहाँ पर टेम्परेचर इसके निकलने से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर का डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, बट ऑब्वियस है यहाँ पर रिएक्शन के अंदर दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट अपना जो है वो है चेंज, यानी चेंज इन ऑडोर, चेंज इन कलर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, और उसके बाद में आएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखते हैं कैसे होता है। कई बार हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा होता है तो उसमें कलर चेंजेस मिलते हैं, और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एलिमेंट X ऐसा है, फिर Y ऐसा गैस बन गया, फिर उसमें ये हो गया, फिर ये हो गया। तो आपके अगर कॉन्सेप्ट फंडामेंटली क्लियर हैं तो आप दिमाग लगा लोगे हो क्या रहा है। देखना ध्यान से यहाँ पे, चेंज इन कलर, इसका एक आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूँ। हालांकि बोर्ड पे रहेगा, 3D में, यानी उसको प्रैक्टिकली नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए भी मैं कुछ शॉर्ट्स और कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा जो आप देखना, बट हाल फिलहाल उसको हम यहाँ पर बोर्ड पे करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, और उस टेस्ट ट्यूब में मैंने भर दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और मेरे पास में कुछ आयरन नेल्स होती है ना, आयरन नेल्स वो पड़ी हैं। ये आयरन नेल्स मैंने क्या की, एक इसमें डाल दी। आयरन नेल तो कैसी होती है, Fe। तो जैसे ही इनका रिएक्शन होता है, यानी ये जो Fe है ये कॉपर सल्फेट से मिल जाएगा, तो कॉपर सल्फेट से मिलकर के ये बना लेगा FeSO4 प्लस कॉपर। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। फेरस सल्फेट बनने से वो कलर हो जाता है ग्रीन। ध्यान से देखना बच्चा, ये चेंज इन कलर वाला पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, कि नहीं कभी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कलर चेंजेस भी मिलते हैं। तो आपको देख रहे हो मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट जो है एक ब्लू विट्रल होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया, ऊपर से आयरन मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि लोहे की कील है, आयरन नील बोलते हैं इसको, और इसमें ऐड हो रही है तो इनका रिएक्शन होगा। और रिएक्शन में जो ब्लू कलर था वो रिएक्शन के बाद में ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ये आयरन सल्फेट दिख रहा है ना आपको। अगर आयरन सल्फेट अलग से भी कभी पूछ ले तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये तो ग्रीन कलर का है। कॉपर सल्फेट जो है 5H2O के साथ एक वाटर ऑफ क्रिस्टल होता है, यानी कि क्रिस्टलाइन वाटर होता है, जिससे
हम ये बता सकते हैं कि इसका कलर क्या है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हम कई बार देखते हैं, तो ये ब्लू विट्रल होता है जिसमें ब्लू कलर की अपीयरेंस होती है। तो आपको देख रहे हो चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है। बट यहाँ पर एक छोटी सी टाइप ऑफ रिएक्शन है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपने देखा कि आयरन ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया, ब्लू कलर को ग्रीन किया, दैट मीन्स ये कलर चेंजेस वाला एग्जाम्पल अच्छा सेट हो गया। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ है, टाइप ऑफ रिएक्शन, जो बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी एक बार आ गया है तो मैं साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये क्या है, एक तरीके से इस आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, वहां से हटा दिया है और खुद जाके बैठ गया। मतलब इसने बना दिया आयरन सल्फेट और कॉपर को बेचारे को अलग कर दिया। इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन है, और ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन जो हम बहुत सारी पढ़ने वाले हैं उसमें से एक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। और देखो आप कहीं पे भी कोई भी टाइप ऑफ रिएक्शन कभी भी काम आ जाती है, और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि नीचे जो इक्वेशन लिखा है, नीचे जो इक्वेशन लिखा है उस इक्वेशन में टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है। एक इक्वेशन दो से या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकती है। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है, ये कलर चेंज का भी एग्जाम्पल हो गया। पता चला इसके अंदर रेडॉक्स भी दिख रहा है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी दिख सकता है। तो एक रिएक्शन जो है वो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। यहां पर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस यानी हटाना। यानी एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही सॉल्ट से क्या कर देता है, हटा देता है। मतलब ये तो वो वाली बात होगी, मेरे गांव में आके मुझे धमकी दे रहे हैं। जैसे कि अपने वो एक मूवी है ना, सिंघम मूवी, जिसमें जयकांत सीकरे आते हैं, तो हमारे सिंघम भी थोड़ा यूँ दाव में आ जाते हैं। तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट में एक ज़्यादा रिएक्टिव, यानी एक मजबूत और एक स्ट्रॉन्ग इंसान जो है वो एक बेचारे वीक इंसान को, यानी जो वीक है, कमज़ोर है, उसको दबा रहा है, उसके ऊपर डोमिनेट हो रहा है। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ रिएक्शन है तो रिएक्शन को एग्जाम्पल देने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हो गया कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस दी लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्ट, वो उसके सॉल्ट से उसको हटा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर हो गया। लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, सर हमें क्या पता कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ये तो आपने कह दिया आयरन कॉपर से रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना रहा है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लेकिन सर हमें क्या पता। तो इसके लिए आपकी बुक में एक सीरीज दे रखी है, उस सीरीज में अगर आप देखोगे तो पोटेशियम, एक बार लिख देता हूं, आप देख रहे हो यहां पर पोटेशियम से लगाकर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, लेड और हाइड्रोजन तक आपको एक सीरीज दिख रही है। इसके नीचे और भी है लेकिन मैं उस तरफ लिख रहा हूं, और वो क्या है, कॉपर, सिंबल ही बना लेते हैं, Cu, Hg, Ag, Au एंड प्लेटिनम। इस सीरीज में, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर आपके इसमें क्या पता चलेगा कि रिएक्टिविटी कम हो रही है। मतलब नीचे के एलिमेंट्स ऊपर के एलिमेंट्स से क्या है, कम रिएक्टिव है। अब आपको देखो यहाँ पर आयरन और कॉपर की बात करें, आयरन आपका किस तरफ है, ये रहा, कॉपर आपका इस तरफ है, यानी ये चीजें मैंने इसकी नीचे थी उस तरफ ले ली है। ये हाइड्रोजन भी नहीं दिख रहा है तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ये लो, ठीक है, इधर भी लिख देता हूँ, अगर ये वाला नहीं दिख रहा है तो उधर लिख रहा था मैं। तो आप खुद देखो यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा बच्चे के, सर ये रिएक्टिविटी सीरीज तो सर हमें भी पता है कि बुक में दे रखी है, बट हमें आपसे क्या मतलब ट्रिक मिले जिससे कि ये याद हो जाए। तो अलग अलग टीचर्स अपनी अपनी ट्रिक्स बनाते हैं, आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आप याद कर लो। मैंने इसकी जो ट्रिक बना रखी है उसमें क्या होता है, आप लोगों में से कोई बद्रीनाथ गया है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ये चारों उत्तराखंड के क्या हैं, बहुत बड़े धाम हैं, तीर्थ स्थल हैं। ऐसे इंडिया के चार धाम अलग हैं, बट हमारे उत्तराखंड के जो चार धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो केदारनाथ नहीं गए हैं तो फिर भी एक ट्रिक बना लेते हैं, केदार बाबा हमारा भलाई करेंगे। तो आपको देखो यहाँ पर ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और इस चीज को हमें लिखना है तो बोलेंगे छापना है। यानी देखो आप आगे का लेटर CHAAP, इन सबको मिला के हम क्या लिख सकते हैं, CHAAP, हिंदी में क्या कहते हैं, छाप। इन सबको छापना है मतलब लिखना है तो छाप।
जैसे देखो माली के लिए हम जब वर्ड यूज़ करते हैं तो माली जो हमारे बागबान की रक्षा करते हैं, बागबान को मेंटेन करते हैं और अच्छी तरीके से सब्जियां फल उगाते हैं, उद्यान तैयार करते हैं, बहुत बड़ी रेस्पेक्ट की बात है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। अब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो MG है, सेट नहीं हो रहा है, तो आप MG को मांगीलाल भी कह सकते हो, कह सकते हैं ना कि केदारनाथ का मांगीलाल आलू ज़रा फीके पकाता है। जब भी केदारनाथ जाओ तो उस मांगीलाल के यहाँ से आलू की सब्जी मत खाना। क्यों मत खाना? क्योंकि वो फीकी सब्जी बनाएगा। रीज़न क्या है? केदारनाथ का मांगीलाल आलू ज़रा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। और इस चीज़ को छापना है तो छाप CHAAP, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ऑरम एंड प्लेटिनम। ऑरम मीन्स गोल्ड, सिल्वर तो बताइए चांदी। तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धीरे धीरे रिएक्टिविटी डाउन होती है और ऊपर के एलिमेंट नीचे के एलिमेंट को डिस्प्लेस करने की एबिलिटी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव है। तो देख लो आप, कॉपर यहाँ पर है और आयरन यहाँ पर है, तो आयरन, कॉपर आयरन के नीचे है, दैट मीन्स ये रिएक्शन हो रहा है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये जो रिएक्शन है ये हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल वाइज जिंक प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इस जिंक की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस मैग्नीशियम को क्या कर सके, हटा सके। क्यों? क्योंकि जिंक कहाँ पर है, ये रहा, मैग्नीशियम यहाँ पर है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को थोड़ा डिस्प्लेस कर सकता है, इतनी हिम्मत तो है नहीं। तो तुम आप खुद देख लो कि यहाँ पर ये चीज़ जो होगी, या तो हमें लिखना है यहाँ पे नो रिएक्शन, मतलब और क्रॉस कर देना है, या लिख देना है नो रिएक्शन, या फिर आपको लिख देना है एज इट इज वापस, जिंक प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ओडोर चेंजेस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो कलर चेंज का था। ओडोर चेंजेस में क्या होता है कि गंध चेंज हो जाती है। जैसे मॉर्निंग में आपकी मम्मी ने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई, वो सब्जी आप देखो इवनिंग तक या अगले दिन तक बदबू आ जाती है उसमें, तो आपके उसमें क्या आ गया, टेस्ट में चेंज। जैसे आप चिप्स खाते हैं या फिर ऐसे पैकेज्ड फूड खाते हो, आप घर में कई बार चिप्स बनाए जाते हैं तो ऑयली फूड जो चिप्स, ये चिप्स यानी फैटी फूड बनता है, 2-4 दिन में अपना टेस्ट चेंज कर लेता है। बट आपके वो पैकेट्स में जो लेज और बालाजी के पैकेट्स होते हैं उनमें ये 4 महीने, 6 महीने, 5-5 महीने तक उतने ही क्रंची और उतने ही टेस्टी होते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन गैस को फिल कर रखा होता है जो आपके उस खाने को बचाती है। कैसे है सब कुछ अभी क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये तो चलो हो गया ओडोर चेंज के हिसाब से। हालांकि ओडोर चेंज का मतलब होता है टेस्ट में चेंज होना या उसकी गंध में यानी स्मेल में चेंज होना, अनप्लेजेंट स्मेल हो जाएगी उसमें। और ये होता क्यों है? ड्यू टू रेंसिडिटी। अब इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन, ये भी एक रिएक्शन का टाइप है जो अभी डिस्कस हो रहा है। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी क्यों होती है, रेंसिडिटी को हम कैसे बचा सकते हैं, और रेंसिडिटी को बचाएंगे तो किससे बचाएंगे और कैसे बचाएंगे, मतलब क्यों उससे बचाएंगे। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रेंसिडिटी क्या है? तो इट इज़ अ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड। इसमें फैटी फूड का जो है वो टेस्ट चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सही काम का नहीं रहेगा। फिर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट, कौन सा, कि रेंसिडिटी जो है वो क्यों होती है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो आपके उस फैटी फूड के साथ में रिएक्शन कर लेती है और आपका फूड खराब हो जाता है। भाई रेंसिडिटी क्या है? तो रेंसिडिटी इज अ डिकेइंग प्रोसेस ऑफ फैटी फूड, खराब होना। क्यों है? ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है। अब बचाने के लिए क्या करना है? तो या तो उसको हम रेफ्रिजरेट कर देंगे, तो पहला पॉइंट हो जाता है कीप रेफ्रिजरेट। दूसरा होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ, एंटीऑक्सीडेंट गैस के साथ पैक कर देते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, वैक्यूम पैक कर लेते हैं, होता है ना, हवा निकाल लेते हैं पूरी। सर्दियों के टाइम में डेट्स आते हैं ना, खजूर, कई बार देखते हो आप, खजूर ऐसे पैकेट्स आते हैं, अंदर से एयर निकाल देते हैं तो एकदम पैक हो जाता है और एयर टाइट हो जाता है। तो एयर टाइट कंटेनर में अगर हमने उसको रखा है तो ऑक्सीजन को रोकना है। कुल मिलाकर रेंसिडिटी से अगर हमें बचाना है, खाने को खराब होने से बचाना है, तो ऑक्सीजन से उसको बचाना पड़ेगा। फ्रिज में रखेंगे तो वहाँ भी ऑक्सीजन का लेवल नीचे होता है, ठंड की वजह से टेम्परेचर कम होता है ना, तो वहाँ भी अपनी चीज़ है, सब्जी है, कुछ भी चीज़ है, फ्रूट्स है, खराब नहीं होंगे। तो अच्छा, नाइट्रोजन गैस के साथ पैक करेंगे तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट गैस है जो उस खाने को खराब नहीं होने देगी। तो ये रेंसिडिटी वाला पार्ट जो है वो किसका हो गया, चेंज इन ओडोर में हो गया। इसको डिटेल में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में और पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, चेंजेस की चल रही थी तो फिजिकल स्टेट। कई बार क्या होता है, गैसेस रिएक्ट करती हैं तो सॉलिड बन जाते हैं, लिक्विड रिएक्ट करते हैं तो सॉलिड बन जाते हैं। तो ये जो फिजिकल स्टेट में चेंजेस आते हैं ये तो होता है चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। इसको हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। वैसे ये पूरा पार्ट किसका था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये भी आपके बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला फीचर हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट फीचर हमारा इसमें था इवोल्यूशन ऑफ गैस। रिएक्शन होगी तो गैसेस का इवोल्यूशन होगा। नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, नंबर 2 में हमने पढ़ा उसके अंदर चेंजेस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन ओडोर, चेंज इन फिजिकल स्टेट। और लास्ट पॉइंट है उसका प्रेसिपिटेशन ऑफ पीपीटी, यानी प्रेसिपिटेट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट का बनना। कई बार ऐसा होता है ना कि दो सॉल्युबल लिक्विड को मिक्स करते हैं तो वो एक अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसको मैं डिटेल वाइज में नेक्स्ट में लूँगा। हाल फिलहाल के लिए
आपको ऐसे ही अच्छी तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ना है। मैं आगे से आगे और वीडियोज़ अपलोड करूँगा और आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ विथ ट्रिक्स और विथ प्लानिंग आपको मैं बताऊँगा बोर्ड के एग्ज़ाम की प्लानिंग्स कैसे करनी है, कैसे किस चैप्टर को कवर करना है और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो मुझे आपको बताने ही हैं। और आपको जो है अच्छे परसेंटेज से होना है पास, क्योंकि अब है हमारे पास ऑनलाइन क्लास।